ही मेरे बैच में आने वाले हो। सर मोदी सर नहीं आए। आएंगे बेटा, आपके सर आ जाएंगे। सर को थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए सर आज नहीं थे, ठीक है? टेंशन, आपको सर को मैं कहीं गायब नहीं किया हूं। ऐसा नहीं है मैंने मंत्र पढ़ा मोदी सर गायब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। सर आपके पास आ जाएंगे, टेंशन ना लो। चलिए जी, तो मैं बता रहा था बेटा फंक्शन के बारे में कि फंक्शन चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। जैसे आप अपने जिंदगी को हल्के में लिए हो ना, वैसा हल्के में मत लेना। बहुत मजेदार चैप्टर है और आज पढ़ोगे लाइफ टाइम काम आएगा। जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे और जब तक आपके सब्जेक्ट में मैथ्स रहेगा तो फंक्शन जिंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ेगा, है ना? फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, एक अलग रिश्ता है। क्या है तेरे? हाँ जी बेटा, क्या बोला आपने? सॉरी सर। कुछ तो बोला ना आपने। सॉरी सर, गलती से हो गया। सॉरी सर बोलने के लिए आपने माइक ऑन किया? कौन सा पाप कर दिया आपने? कैसे कैसे लोग हैं। हाँ जी, तो बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। सुनना ध्यान से मेरी बात को, कि लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हमें पढ़ना क्यों है? क्या सर अगर ये टॉपिक मुझे नहीं आएगा तो मुझे मैथ्स में कहीं दिक्कत आ सकता है क्या? क्या वो सवाल मेरे से नहीं होगा क्या? बेटा दिक्कत नहीं आएगा, सवाल ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो वही सवाल जो बच्चा 5 मिनट में कर रहा है, 10 मिनट में कर रहा है, वो आप उस सवाल को 5 सेकंड में कर दोगे, 10 सेकंड में कर दोगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ने का एक फायदा ये होता है बेटा कि हम चीजों को विजुअलाइज करना सीख जाते हैं, इमेजिन करना सीख जाते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ने का फायदा होता है। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूं बहुत बेसिक से कि सर हमें कितने टाइप ऑफ ग्राफ्स सीखने हैं। ऑनेस्टली बताऊं तो बेटा ग्राफ इतने ज्यादा सीखने हैं आपको, इतने ज्यादा सीखने हैं आपको कि हर एक एक्सप्रेशन का ग्राफ आपको आना चाहिए। अगर मैंने क्यूबिक इक्वेशन लिखा तो अब ग्राफ आपको आना चाहिए। अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा तो वो ग्राफ आपको आना चाहिए। तो हर ग्राफ आपको आना चाहिए। लेकिन क्योंकि सर हम लाइफ टाइम ग्राफ ही नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास टूल्स हैं जो ग्राफ बना देंगे, हार्ड ग्राफ बना देंगे। नॉर्मल ग्राफ तो हम लोग सीख जाएंगे, बाकी डिफिकल्ट ग्राफ्स को हम लोग सर डेसमॉस वगैरह से देख करके बना देंगे। बट तरीका मालूम होना चाहिए कि डेसमॉस भी अगर बना रहा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उसके पीछे का कोडिंग क्या था, क्योंकि बिना उस इंफॉर्मेशन के वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना भी बहुत मुश्किल था। एनीवे, हेडिंग डालेंगे बेटा, सभी लोग नोट्स निकालेंगे। और एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास अभी रफ बुक है, आपने रफ बुक अपने साथ में लेकर बैठा है, तो बेटा जल्दी से चेंज कर दो। ग्राफ का एक अलग से देखो, अगर आपके पास मोटा बुक है तो कहीं एक सेक्शन बनाओ, जैसे बचपन में करते थे ना, ऐसा बुक लेते थे, बीच में पेज फोल्ड करते थे और 2 पार्ट में डिवाइड करते, सर इधर मेरा ये चीज और इधर मेरा ये चीज। तो अगर आपके पास वैसा बुक है तो आप बीच में फोल्ड कीजिए, हेडिंग डाल दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और वो पूरे के पूरे सेक्शन में सिर्फ ग्राफ सीखने हैं आपको, क्योंकि ये ग्राफ कुछ दिन तक चलेगा, अभी 5-6 दिन तक चलेगा आपके साथ। अगर 5-6 दिन तक नहीं भी चला, 2 दिन भी चला, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके ग्राफ कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है उनके नोट्स आपके पास सेपरेट होना चाहिए। और अगर आपके पास नया बुक है तो नया बुक ले लीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि नया बुक ना ही लो, क्या क्यों ही पेज बर्बाद करना है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए बेटा लोग। जो बच्चे लेट से आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ डाल दीजिए हेडिंग। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए कि सर हमने क्या हेडिंग डाला है। डालिए, डाल दिए, उसके बाद हेडिंग डाल के छोड़ दो। नेक्स्ट लिखो फंक्शन। सर हम ग्राफ किसका बनाने वाले हैं? तो बेटा हम ग्राफ बनाने वाले हैं फंक्शन के। ग्राफ बनाने वाले हैं हम फंक्शन के। अब समझने की बात यह है बेटा कि फंक्शन कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जब सर जिनका ग्राफ हमको आना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरे सिलेबस में 2 ही टाइप के फंक्शंस होते हैं। आप मास्टर कर लो, आप पीएचडी कर लो, आप पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ के आओ,
फंक्शंस आपको दो ही मिलने वाले, फंक्शंस आपको दो ही मिलने वाले। पहला फंक्शन बेटा मिलता है, जैसे जिस हिसाब से मैं डायग्राम बना रहा हूं उस हिसाब से सभी बच्चों को डायग्राम बनाना है। पहला फंक्शन मिलता है अलजेब्रिक एंड सेकंड मिलता है ट्रांसेंडेंटल। लिखिए, फर्स्ट फंक्शन जो है अलजेब्रिक है एंड यहां पे मिलता है आपको ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक फंक्शन एंड फिर आपको मिल जाएगा ट्रांसेंडेंटल। दो ही टाइप के फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं, और इनफैक्ट मैं बोलूं बेटा इनमें से कई फंक्शंस आप पढ़ भी चुके हो, तो ऐसा डरना मत कि सर ने क्या नया नया नाम ला दिया, हमको सर आता ही नहीं था, हम तो पहली बार देख रहे हैं। अरे बिल्कुल नहीं, एक भी ऐसा चीज नहीं लिखूंगा जो आपके सामने कभी आया ना हो। हाँ, बस मैं थोड़ा स्टैंडर्ड नाम दे दे रहा हूँ कि आपके लिए थोड़ा अच्छा हो समझने में। तो बेटा फंक्शन डिवाइड कर रहे हैं हम लोग दो पार्ट में, एक पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक, दूसरा पढ़ रहे हैं ट्रांसेंडेंटल। अब फर्दर इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रिक में बेटा हम कुछ जो फंक्शन से ग्राफ पढ़ने वाले हैं, वो ग्राफ्स कौन कौन से हैं वो भी लिखिए आप लोग। सबसे पहला बेटा आएगा रैशनल, सॉरी पॉलिनोमियल लिखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, देन आएगा रैशनल फंक्शन, फिर आएगा इरैशनल फंक्शन, फिर आएगा पीस वाइज। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, और पीस वाइज का मतलब होता है टुकड़े टुकड़ों में डिफाइन होना। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। अब पीस वाइज फंक्शन को वापस से डिवाइड किया गया है। अब सर लोग बोलेंगे कि सर ये क्या कर रहे हो आप, अच्छा था सर हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नहीं आएगा। तो बेटा एक काम करना, थोड़ा इस टॉपिक को आप हल्के में ले लेना, और फिर कुछ दिन बाद जब रोना शुरू करोगे कैलकुलस में आप, तब आपको याद आएगा काश मैं सीख लिया रहता ग्राफ कैसे बनता है। तो आज से ही सीख लो। पहला पार्ट आएगा बेटा मॉडुलस, जो सब लोग जानते हैं। फिर आएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट, जो सब लोग जानते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल से पहले मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, जिसको मैं लिख देता हूं गिफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक और होता है जिसको बोलते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन, गिफ और लिफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। लास्ट जो होता है वो होता है बेटा आपका सिंघम फंक्शन, जिसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अब मुझे ये बताओ बेटा, इसमें से कौन सा फंक्शन आपके लिए नया लगा, बताओ जरा। माइक ऑन करके बोलेंगे सारे लोग। सिग्नम सिग्नम फंक्शन। सिग्नम मेरे क्लास में इतना शादी नहीं होती है बेटा, आप मंदिर में नहीं आए हो हाथ जोड़कर बैठ जाना है, आप क्लास में आए हो तो बोलना है आपको। कौन सा फंक्शन नया लग रहा है बेटा आप लोगों को? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन नया लग रहा है ना, बाकी सब आप लोग जानते हो? यस सर। परफेक्ट। तो क्योंकि Yes, आपको sir. सिग्नम फंक्शन नया लग रहा है बेटा, मैं थोड़ा बता दे रहा हूं कि सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सुनिएगा ध्यान से। सिग्नम फंक्शन बेटा एक जबरदस्ती का आर्टिफिशियल फंक्शन है, जिसको लोगों ने बना दिया ऐसे ही। वो काम क्या करता है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सिग्नम फंक्शन लिखते हैं सिग्नम, SGN ऑफ X। इसका काम यही है कि अंदर के चीजों को चेक करना कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। इसका होता है फॉर्मूला मॉड x डिवाइड बाई x। ग्राफ देखोगे तो ग्राफ तलवार जैसा ग्राफ बनता है। ये रहा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आपका, ऐसा, यहां पे होल ब्रैकेट, यहां पे होल ब्रैकेट, और जीरो पे एग्जैक्टली जीरो देता है। बोला जाता है कि सिग्नम फंक्शन 3 आंसर देता है, और तीनों आंसर कैसे होते हैं बेटा लोग ध्यान से समझिएगा। 1 देगा जब x पॉजिटिव होगा, जब x 0 होगा तो ये 0 आंसर देगा, जब x नेगेटिव होगा तो ये -1 आंसर देगा। सिर्फ इसका यही काम है। तो सिग्नम फंक्शन कितना आंसर देता है? सिर्फ 3, या तो 1, या तो 0, या तो -1।
1 कब देगा? जब सिग्नम के साथ बैठा हुआ क्वांटिटी पॉजिटिव हो। -1 कब देगा? जब अंदर बैठा हुआ क्वांटिटी नेगेटिव हो। एंड 0 कब देगा? जब अंदर वाला बैठा चीज 0 हो। सर इसको लोगों ने बनाया क्यों, मुझे ये बताओ। लोगों ने इसलिए बनाया बेटा, देखो ये सबसे ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सबसे ज्यादा यूज होता है। अच्छा अब मान लो कि मेरे को एक सवाल मिला, सुनो ध्यान से। मेरे को कोई बोल दिया कि आप चेक करके बताओ sin स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस e पावर एक्स प्लस log एक्स। मैं भर दिया ऐसा फंक्शन इतना बड़ा बड़ा, और मैं आपसे बोला कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप बताओ। ये चीज, ये पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप रोने लग जाओगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, इतना डिफिकल्ट सवाल क्यों पूछ रहे हो सर आप, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब कंप्यूटर में क्या करते हैं ना, सिग्नम फंक्शन आने के चलते हमने क्या किया कि बस इसको कोडिंग में सिग्नम डालना होता है। जैसे ही बाहर सिग्नम डालेंगे ये 3 ही आंसर देगा। अगर ये आंसर 1 दे दिया हम लोग समझ जाएंगे सर अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव था। अगर ये 0 आंसर दे दिया तो हम लोग समझ जाएंगे सर सब मिलकर 0 आंसर दे रहे थे। और अगर ये -1 दे गया तो हम लोग बोलेंगे सर ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी था। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। काम है, इसका काम ये अंदर की क्वांटिटी को चेक करना, पॉजिटिव है नेगेटिव है या 0 है। पॉजिटिव पे आंसर 1 देगा, नेगेटिव पे आंसर -1 देगा, 0 पे आंसर 0 देगा। सवाल पूछने वाला आपसे पूछ सका है, पूछेगा कि देखो भैया मुझे बताओ सिग्नम ऑफ मॉड एक्स कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा बेटा लोग? सर 1 और -1 सिग्नम के साथ बैठा हुआ क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं सिग्नम ऑफ e पावर x बेटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये भी 1 होगा। क्यों? क्योंकि e पावर पॉजिटिव होता है। अच्छा मैं आपसे पूछ दूं कि बेटा सिग्नम ऑफ cos x, और मैं सर -1 नहीं, सुन लो एंगल तो बोला नहीं। सुन लो भैया, सुन लो मेरी बात। मैं बोला सिग्नम ऑफ cos x कितना होगा, और मैं लिख दे रहा हूं कि x लाइज इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब बोलो बेटा सिग्नम जो x है मेरा वो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड नेगेटिव होगा -1 सर नेगेटिव। सेकेंड एंड थर्ड में cos कैसा आंसर देगा बेटा? नेगेटिव। सिग्नम के साथ बैठा हुआ इंसान नेगेटिव पाया गया तो आंसर ये -1 देखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आप ही समझ। सिग्नम का काम ही यही है, कुछ नहीं। सिग्नम का काम यही है। अच्छा कोई आ गया और इंसान अपने आप को तोप बनने के लिए सवाल पूछ रहा है सिग्नम ऑफ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होगा, तो आप भी बोलोगे तो बन रहे हो, आप तो बन रहे हो। इसका आंसर मैं बताता हूँ, सिग्नम ऑफ 1 होगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। यस सामने सर। वाला डराने के लिए लिखा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, आपने लिखा 1, और फिर आपने बोला कि देखो सिग्नम के साथ जो बैठा है वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव होता है। आप खट करके आंसर बोलोगे सर इसका आंसर तो 1 आ रहा है। बात समझ में आ गई बेटा लोग? यस सर। अच्छा अब बताइए कि अब इसमें से कोई फंक्शन ऐसा लग रहा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। सर सिग्नम ऑफ cos x समझ नहीं आया। हाँ जी कोई कुछ बोल रहा है, बोलो सर। सर सिग्नम ऑफ cos x समझ नहीं आया। नहीं आया, समझ लो। अच्छा लिस्ट नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो जी बेटा यहाँ पे मैं ये समझाया कि सिग्नम ऑफ cos x क्या होगा जब x मेरा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हो। आप जानते हो कि जब x मेरा सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो cos x मेरा नेगेटिव होगा, क्योंकि cos सेकेंड एंड थर्ड में नेगेटिव होता है। तो सिग्नम के साथ बैठा हुआ इंसान नेगेटिव पाया गया तो आंसर क्या हो सकता है बेटा? -1 हो सकता है। नेगेटिव। ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में ना इन लिखा हूं मैं, उसके बीच में लाई कर, अगर एक्सिस पे लाई करेगा तो cos तो 0 आंसर देता है ना, y एक्सिस पे cos 0 आंसर देता है, तो उस केस में सिग्नम 0 आंसर दे देगा। सिग्नम ऑफ 0। सिग्नम ऑफ -5 कितना होगा बेटा आंसर? -1 आंसर देगा, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो -1 आंसर देगा। आपको नहीं देखना है कि कौन बैठा है क्या बैठा है, बस वो देखो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सिग्नम ऑफ -1 करोड़ कितना आंसर देगा बेटा? -1। सिग्नम ऑफ 10 करोड़ कितना आंसर देगा?
1 वन आंसर देना। बस सिग्नम की औकात ये 1 और 0 और -1 देना। सिग्नम का रेंज यही होता है। डोमेन क्या होता है? कुछ भी दो। सिग्नम को कभी भी नाराजगी नहीं होती कि आप जो दोगे पंगा हो जाएगा ना भैया, बोलता है जो मर्जी दे दो मुझे, मैं आंसर बस 3 ही दूंगा, 1 -1 एंड 0। तो सिग्नम का रेंज होता है 1 -1 और ये रेंज है इसका। ये देखिए हो ना, ये रेंज है -1, 0 और 1। स्पेशली ये 3 रेंज होता है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला लिस्ट इंटीजर फंक्शन सर हमको नया लग रहा है। तो बेटा लिस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भाई है। अगर मैं आपसे बोलूं, सुनना ध्यान से, कि बेटो मुझे ये बताओ 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलते हो? 3। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? -4 -4। अब ये सवाल अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का है तो आप ये बोलते हो। अच्छा, सिखाया क्या गया हमको? सर हमको ये सिखाया गया है कि लेफ्ट वाला इंटीजर हमारा आंसर होता है। अब 3.7 जो होगा 3 4 के बीच में होगा, एंड 3.7 के लेफ्ट इंटीजर कौन सा है? 3 है, तो हमारा आंसर 3 होगा। लिस्ट इंटीजर फंक्शन जस्ट इसका भाई होता है, वो राइट वाला आंसर देता है। तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हो बेटा लोग कि अगर मैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन पूछूं और मैं बोलूं 3.7 का क्या होगा, तो आंसर क्या होगा बेटा लोग? 4 क्योंकि 3.7 का राइट वाला इंटीजर बताओ, जस्ट राइट वाला इंटीजर सर 4। -3.7 का बताओ बेटा लोग, माइनस -3। बेटा यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे -3 होगा, -3.7 कुछ यहाँ पे होगा, तो राइट इंटीजर -3 आ रहा है ना। जस्ट अपोजिट काम करते हैं, जस्ट अपोजिट काम करते हैं। देखो ये नेगेटिव पे एक ज्यादा आंसर देता है और पॉजिटिव पे डेसिमल के पहले वाला आंसर देता है। लिस्ट इंटीजर फंक्शन उल्टा काम कर रहा है, ये पॉजिटिव पे ही एक ज्यादा आंसर देगा, 3.74 आंसर देगा, -3.7 पे डेसिमल के पहले वाला आंसर देगा। क्लियर हुआ बेटू लोग कि नहीं? ग्राफ देखो, ग्राफ इनका ऐसा होता है, ये ऐसा होता है सीढ़ी की जैसा, इसलिए तो इसको फ्लोर फंक्शन बोला जाता है। ऐसा ग्राफ होता है। लेकिन जब लिस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्राफ देखोगे तो ऐसा बन जाएगा, ये जस्ट ऐसा बनता है, ये सर्कल ऐसा बनता है। जो ये राइट साइड में ये बन रहा था, ये लेफ्ट में बनना शुरू हो जाता है, जस्ट इसका भाई है। अब बताओ बेटा लोग इसमें क्या नया लग रहा है आप लोगों को? जल्दी बताइए, कुछ नया लग रहा है? हाँ ना कुछ तो बोलो। नो सर देखो बेटा मैं वापस बोल रहा हूं कि मेरे क्लास में शांति नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल शांत होकर पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ। मस्ती करोगे, हल्ला करोगे, बहुत मजा आएगा। और इतना भी हल्ला नहीं करना है कि मम्मी पापा उठाकर चप्पल मारे आपको, उनको भी लगे कि बेटा पढ़ाई कर रहा है। ऐसा ही पढ़ाई करना। चलिए जी, तो अलजेब्रिक फंक्शन मैं गेस करता हूं कि मैं समझा दिया। लेट्स कम बैक टू द ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। सर ये कुछ खतरनाक है क्या? ना, बिल्कुल नहीं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बेटा बहुत प्यारा फंक्शन है, आपको ज्यादा फ्रैक्शनल एक बार बता देते। हाँ जी, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट आप नहीं जानते हो? सर पीस वाइज के तो बेटा ये पार्ट्स है ना, पीस वाइज तो ये पांचों फंक्शन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको टेंस मालूम है, तो आप बोलोगे सर टेंस के टाइप्स आपको मालूम है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। तो पीस वाइज के 5 पार्ट्स हैं। तो पीस वाइज आपको क्या, मैंने आपको क्या बोला, टुकड़ों टुकड़ों में डिफाइंड होना चाहिए। मॉडुलस मालूम है बच्चे लोग को, फ्रैक्शनल पार्ट मालूम है। मॉडुलस का सिंबल कैसा होता है बेटा लोग, मैं नोटेशन भी लिख देता हूँ भैया, क्या दिक्कत है। मॉडुलस लिखते हैं ऐसा, फ्रैक्शनल पार्ट लिखते हैं ऐसा, एफपीएफ बोला जाता है इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स लिखते हैं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन जस्ट उल्टा बॉक्स होता है, वो ऐसा बंद होता है और वो बाहर की ओर खुलता है। सिग्नम फंक्शन कैसे लिखते हैं सर, एस जी एन ऑफ एक्स, ऐसा लिख देते हैं। सवाल है पॉलिनोमियल पढ़ चुके हो, रैशनल, रैशनल कैसा होता है सर? देखो जी, रैशनल फंक्शन बहुत मजेदार फंक्शन है। पॉलिनोमियल तो बहुत खूबसूरत है, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं ना, आपको समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल बेटा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 4, ये ऐसा कुछ।
मतलब x के खूबसूरत खूबसूरत पावर हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ होंगे। कोई बोलेगा x पावर 6 का ग्राफ बनाओ, अब बना दोगे, सीख जाओगे। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है सर? रैशनल फंक्शन क्या होता है? कोई गेस करके बताएगा रैशनल फंक्शन क्या होता है? सर पी बाई क्यू की। हाँ जी, बोलो जी। नहीं, पॉलिनोमियल का जस्ट उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ पॉलिनोमियल। सर पी बाई क्यू की। वो डेफिनेशन नहीं पूछता, वो डेफिनेशन नहीं सर, पी बाई क्यू, क्यू नॉट बी जीरो, क्यू शुड नॉट बी जीरो, वो डेफिनेशन अलग बात है। सर 1/x हो गया, 1/x। 1/x स्क्वायर, 1/x पावर 3, पॉलिनोमियल का उल्टा हमारा रैशनल फंक्शन का ग्राफ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/x पावर 5, तो आप सोचोगे सर ये तो रैशनल फंक्शन ग्राफ आप पूछ रहे हो। ई रैशनल क्या होगा बेटा? ई रैशनल x का पावर हाफ, x का पावर 1/3, x का पावर 1/4, x का पावर 1/5, ऐसा। और पीस वाइज मैंने आपको सिखा दिया। यस सर। अब बात करते हैं बेटू ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में देखो, सबका नाम आप जानते हो। क्या आप लोगों ने लॉगरिथम का नाम सुना है? Yes, sir. हाँ जी। यस Yes, sir. Yes, sir. क्या आप लोगों ने Yes, sir. एक्सपोनेंशियल का नाम सुना है? यस Yes, सर। sir. क्या आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ सुना है? यस Yes, sir. यस क्या आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. क्या आप सभी ने ज्योमेट्रिकल कर्व सुना है? यस सर। ना सर, ज्योमेट्रिकल कर्व तो नहीं सुना है बेटा। ज्योमेट्रिकल कर्व में वो आते हैं, सर्कल आता है, पैराबोला आता है, हाइपरबोला आता है, कुछ ऐसे टाइप के फंक्शंस हो जाते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि इसमें से कोई एक ऐसा नया टर्म आपको लग रहा है कि जो आप नहीं जानते थे? लॉगरिथम कैसे लिखा जाता है बेटा? लॉग एक्स। एक्सपोनेंशियल कैसे लिखा जाता है सर? ई पावर एक्स। ट्रिगो कैसे होते हैं सर? साइन कॉस टैन। और उनके तीन भाई लोग कॉसेक सेकेंड एंड कॉट। इनवर्स क्या होता है सर? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स। ज्योमेट्रिकल कर्व क्या होता है सर? ज्योमेट्रिकल कर्व वही आपका साइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, यही सारे होते हैं। क्या बेटा Yes, sir. फंक्शन का क्लासिफिकेशन सारे बच्चे के दिमाग में गया? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि नोटबुक बंद करो और इमेजिन करो तुरंत कि क्लासिफिकेशन कैसा हुआ है, जस्ट 2 मिनट के अंदर रिकैप करो। कोई बच्चा नोटबुक नहीं देखेगा, ध्यान से नोटबुक बंद करेंगे और समझेंगे ध्यान से। सिर्फ इमेजिन करना है। सबसे पहले कौन है बेटा? फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक में आते हैं। अलजेब्रिक में सबसे पहला कौन सा? बोलते जाओ, नोटबुक नहीं देखना, ईमानदारी से बोलो। सबसे पहला कौन सा बेटा? पॉलिनोमियल। एग्जांपल बताओ पॉलिनोमियल का। सर एक्स That's what. नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ। Rational. रैशनल, एग्जांपल बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट। Irrational. काफी खूबसूरत। नेक्स्ट कौन सा था बेटो? Piecewise. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? Five. बताओ पांचवें नाम। मॉडुलस। Modulus. Modulus. हाँ बोलो। Modulus बताओ। Integer function. Modulus. GIF. Least integer function. मॉडुलस, गिव, लीव, फ्रैक्शनल पार्ट और सिंघम फंक्शन। सिंघम Yes, बोलता sir. हूँ। फिर आते हैं बेटा ट्रांसेंडेंटल में। ट्रांसेंडेंटल में सबसे पहला कौन? Logarithm. Logarithm। Exponential. Inverse Trigonometric. geometric function. Inverse trigonometric functions. बस हो गया, क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया। अब शुरुआत करेंगे बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इन सारे का ग्राफ देखना है, सारे का ग्राफ देखना है, जिसमें से मैं गारंटी देता हूं कि इनके ग्राफ आपको आते हैं। ये आता है, ये आता है, ये आता है। अब ये अभी बता ही दिया, सिग्नम का बता ही दिया, ये सारे आते हैं। लॉगरिथम आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, इनवर्स आता है, ज्योमेट्रिकल कर्व, ये सारे ग्राफ्स आते हैं। इसमें थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये 11th का पार्ट है, छोड़ दो। अभी हम सीखते हैं इनका ग्राफ। तो चलिए पहला हेडिंग डालते हैं बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा सर?
अच्छा, एक चीज ना आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे, आपके दिमाग में डोमेन और रेंज उसके ग्राफ को देख करके आना चाहिए। ग्राफ को देख करके आप डोमेन और रेंज निकाल पा रहे हो कि नहीं, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आज भी बच्चे होते हैं फंक्शन सीख जाएंगे, ग्राफ देखकर डोमेन रेंज नहीं बताने आता है। अरे भैया, जब सामने फोटो दे दिया, सामने मैं आपका फोटो दे दूं और मैं बोलूं कि ये किसका है फोटो, आप बोल रहे सर नहीं मालूम है। अरे भैया, फोटो ही तो है, देखकर बताओ किस इंसान का फोटो है। पॉलिनोमियल फंक्शन में बेटो सबसे पहले मैं, आप जानते हो पॉलिनोमियल फंक्शन का फोटो वगैरह क्या होता है। डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं y = x का। फोटो कैसा बनता है बेटा, फोटो कैसा बनता है सर, ये रहा फोटो सर। y = x का ग्राफ ऐसा बनता है, y = x का ग्राफ ऐसा बनता है सर। अब देखो, ये लीनियर फंक्शन है, काफी बार यूज होगा। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहे तो आप जानते हो सर, y = x, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको थीटा बोलते हैं। tan थीटा स्लोप होता है, स्लोप 1 होता है। एक और अच्छी बात क्या है ना बेटा, कि ये जो लाइन है आपकी क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बराबर बराबर एंगल में डिवाइड करता है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर हर क्वाड्रेंट के बीच में एंगल कितना होता है बेटा, 90 का काम कर रहा है। तो बेटा ये एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। 45 एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो 45 अगर ये एंगल ही 45 डिग्री है और मेरे को स्लोप मालूम है सर, y = tan थीटा, सॉरी m = tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा 45 डिग्री है थीटा, तो आंसर कितना होगा बेटा, m = 1। स्लोप इस लाइन का 1 होता है, सारे बच्चे जानते हैं। फिलहाल बात किया जाए सर इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोई बता पाएगा? डोमेन का मतलब होता है कि आप एक्स एक्सिस देखो, क्या हर एक एक्स एक्सिस के इनपुट के लिए ग्राफ आपको टच होता हुआ मिल रहा है? हाँ जी सर, हर Yes, एक sir. वैल्यू के लिए ग्राफ, ये देखो ग्राफ आगे तक जाएगा, ये ग्राफ नीचे इन्फिनिटी तक जाएगा। Yes, sir. तो लेफ्ट कहां तक गया? देखो जब भी मैं आपसे बोलूंगा बेटा डोमेन बताओ, तो ग्राफ देखो लेफ्ट कहां से शुरू हो रहा है, तो आपने देखा सर लेफ्ट माइनस, राइट कहां तक जाएगा, ग्राफ राइट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। परफेक्ट। तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटा इसका, डोमेन बताइए। माइनस ऑल infinity to ऑल रियल। रियल रेंज नंबर। बताइए, रेंज देखो जब भी डोमेन बोलूंगा ग्राफ लेफ्ट टू राइट देखना है, जब रेंज बोलूंगा तो ग्राफ टू टॉप देखना है। the real number. ये हो गया बेटा डोमेन। डोमेन के लिए क्या देखोगे, लेफ्ट टू राइट। और मैं अगर आपसे रेंज पूछूंगा तो आंसर क्या क्या देखोगे बेटा आप लोग, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। ये देखना है आपको। तो सोचो कि ग्राफ नीचे कहां तक आ रहा है सर, ये नीचे नीचे तो सर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऊपर कहां तक जा रहा है सर, ऊपर सर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। रेंज भी आर हो गया, हाँ जी बिल्कुल, रेंज भी आर हो गया। तो ये हो गया बेटा y = x ग्राफ। और ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले सारे ग्राफ इसके हेल्प से बनने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटू y = x² का। y = x हो गया, y = x² का देखते हैं। सेकंड एग्जांपल इज y = x²। सभी बच्चों को मालूम होता है सर ग्राफ कैसा बनता है, सर कटोरा जैसा बनता है, याद है ना आप लोगों को, पैराबोला। यस सर। Yes, sir. सर पैराबोला। हाँ जी याद है, ये रहा ग्राफ आपका y = x²। जी सर, सीख गए। अब मुझे बताइए ग्राफ को देख करके डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन ग्राफ लेफ्ट कहां से शुरू हो रहा है बेटा, लेफ्ट कहां से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से। राइट कहां पे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी तक। दिख जाएगा। सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल। सर ऑल रियल नंबर। 0 to infinity. सर 0 to 0 से इन्फिनिटी। 0 to। वेरी गुड, अब धीरे धीरे सीख रहे हो आप। सर बॉटम सर सबसे नीचे कहां तक जा रहा है ग्राफ, 0 पे। सबसे कहां तक जा रहा है सर, इन्फिनिटी पे। सो रेंज हो जाएगा बॉटम 0 to infinity। नेक्स्ट ग्राफ लेते हैं बेटा। अब देखो ध्यान से समझो, अब मैं y = x, x² x³ ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा सीधा शब्दों में बता रहा हूं कि आपके पॉलिनोमियल के जो भी है फंक्शंस, जो भी फंक्शन के ग्राफ आप बनाने वाले हो पॉलिनोमियल में, या तो x का पावर इवन लोगे या तो x का पावर ऑड लोगे।
तो क्यों ना मैं ऐसा ग्राफ सीखूं कि x का पावर इवन होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, x का पावर ऑड होगा तो ग्राफ मेरा कैसे बनेगा। हाँ जी सर, सीखते हैं। तो नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x पावर 3। एग्जांपल लेते हैं बेटा, y इज इक्वल टू x पावर 3 कैसे बनेगा। अब x पावर 3 का ग्राफ कैसे होता है वो भी सीख लीजिए। ये कुछ आता है ऐसा, फिर ये ग्राफ कुछ आता है ऐसा, थोड़ा सा एक कर्व होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है x पावर 3 का ग्राफ। अब मुझे डोमेन और रेंज बताओ। सर ऑल रियल दोनों में। और रेड नंबर डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल। सर और रेड समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब जो चीज बताने जा रहा हूं कोई नोट डाउन नहीं करेगा, समझेंगे, इसके बाद हम लोग आगे चलने वाले। अब हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं बेटा y इज इक्वल टू x पावर इवन का। अब x पावर इवन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं सर? x पावर 4, x पावर 6, x पावर 8, x पावर 10 ऐसा हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सा ऐसा इवन पावर है जिसका ग्राफ आपको मालूम है, x स्क्वायर। यस सर तो बेटा सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है x स्क्वायर का। लो जी सर, मैंने बना दिया। आपको ग्राफ बनाना है x स्क्वायर का, बना दिया जी सर। उसके बाद क्या करेंगे सर हम लोग? उसके बाद जब जब बेटू कहानी में इवन पावर आएगा, सुनना ध्यान से, जब जब कहानी में इवन पावर आएगा आप याद करोगे मोदी को, मोदी सर नहीं, मोदी ग्राफ फॉर इवन, मोदी ग्राफ फॉर ऑड। अच्छा, ऑड पावर में इवन पावर बोल रहा हूं ना तो आप x पावर 1/2, x पावर 1/4 भी समझोगे। मैं ऑड बोलता हूं तो x पावर 1/3, 1/5, 1/7 सारे आ गए इसमें। जो भी ऑड पावर कंटेन कर रहे हैं सारे आ जाएंगे। ऑड में उल्टा दीदी, उल्टा दीदी आप फॉलो करोगे। तो इवन के लिए कौन सा ग्राफ फॉलो करना है? मोदी ग्राफ। मोदी ऑड पावर के लिए कौन सा ग्राफ फॉलो करना है बेटा? उल्टा दीदी ग्राफ। अच्छा, मोदी ग्राफ का मतलब क्या होता है सर? मोदी का मतलब होता है MO, मॉड, D से डिक्रीज, I से इंक्रीज, मॉड डिक्रीज और ये हो गया बेटा इंक्रीज। सर उल्टा दीदी कैसे? उल्टा दीदी लिखोगे बेटा ऐसा, DI DI। तो सबको मालूम है सर, I का मतलब इंक्रीज, D का मतलब डिक्रीज, I का मतलब इंक्रीज, D का मतलब डिक्रीज। सर ये इंक्रीज डिक्रीज समझ में नहीं आ रहा है सर, इंक्रीज डिक्रीज होता क्या है? इंक्रीज का मतलब होता है बेटा ग्राफ ऊपर और डिक्रीज का मतलब होता है ग्राफ नीचे। नीचे समझ गए? ग्राफ इंक्रीज Yes, sir. होता है, जो ऊपर होता है इंक्रीज होता है, जो ग्राफ नीचे होता है वो डिक्रीज होता है। हाँ जी सर, ये भी समझ गए। अच्छा, अब बेटा मुझे ऐसा नंबर बताओ, सुनना ध्यान से, कि जिसका आप कितना भी पावर कर लो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। वन वन का जो पावर लेगा सर वन ही होगा, और 0 जीरो जीरो और -1, -1 का जो भी पावर लो मैग्नीट्यूड में तो वन ही होगा ना वो। यस सर तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो बेटा वन ही होगा। तो ध्यान से समझो कि 1, 0 एंड -1 ये मेरे ऐसे नंबर हैं जो कितना भी पावर दो सर इनका बिहेवियर चेंज नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि सर कल के दिन मेरे से कोई 1 पावर 100 भी पूछ दिया ना तो आंसर वन ही देगा वो। कोई 1 पावर 1 भी पूछ रहा है ना तो आंसर वन ही देगा सर वो। अब इसमें क्या करते हैं बेटा कि हम लोग इवन पावर में मोदी ग्राफ बना फॉलो करना है तो आप मॉड बनाइए। आप क्या करेंगे बेटा? मॉड का ग्राफ बनाएंगे। मॉड का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा होता है, वी शेप। वी शेप का ग्राफ होता है सर। अब ये लाइन जहां जहां पे कट किए हैं, सुनना ध्यान से, जहां जहां पे कर्व मिलते हैं वहां वहां पे कर्व का वैल्यू सेम होता है।
कई बार आपको क्वेश्चंस मिलेगा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, आपको बहुत सारा एक्सप्रेशन दे देंगे, लेफ्ट में कुछ दे देंगे, राइट में कुछ दे देंगे, आपको बोल देंगे ना कि sin x इक्वल टू cos x, सॉल्यूशंस बताओ। डरना नहीं है, sin x का ग्राफ बनाना है, cos x का ग्राफ बनाना है, जहां जहां पे कट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन है। सर मतलब इतना आसान है? बिल्कुल। मैं आपसे बोल दिया बेटा ये रहा log x का ग्राफ और ये रहा e for x ग्राफ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, हो जाएगा सर। दोनों ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ अगर टच किया या कट किया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, अगर नहीं आया तो बोलेंगे सर कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। अब देखो यहाँ पे बेटू ये जो चीज है, ये व्हाइट वाला ग्राफ किसका है? मैं मानता हूं एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एंड ये ब्लू वाला ग्राफ किसका है? मॉड एक्स का ग्राफ है। मॉड एक्स। मॉड एक्स के ग्राफ में सब लोग जानते हैं कि सर ये एक्स का ग्राफ होता है और ये माइनस एक्स का ग्राफ होता है, इतना मॉड के डेफिनेशन से जानते हैं। अब मुझे बताओ बेटा ये कौन सा वैल्यू है जहां पे दोनों ही इक्वल हो जाएंगे? 1। 1 का मॉड लोगे तो भी 1, 1 का स्क्वायर लोगे तो भी 1, सो ये कौन सा पॉइंट है बेटा? 1। 1 सर ये कौन सा पॉइंट है बेटा? -1। -1। -1 का मॉड भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, सो ये पॉइंट कौन सा है? -1। सर ये कौन सा पॉइंट है बेटा? 0। तो मेरा पहला काम हो गया डन, मॉड मैंने बना दिया। उसके बाद मेरे को फॉलो करना है मोदी, तो एमओ तो काम खत्म, अब डी आई फॉलो करना है। तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज और फिर लिखेंगे इंक्रीज। 2 रीजन में डिवाइड हो गया ना ये ग्राफ, 1 से नीचे वाला और एक बार ये ऊपर वाला। हम 1 को फिक्स कर देते हैं, 1 पे फिक्स कर देंगे, 1 पे फिक्स कर देंगे आप लोग। 1 से नीचे डिक्रीज, 1 से ऊपर इंक्रीज। डिक्रीज का मतलब बेटा मैंने ग्राफिकली कैसे समझाया था? ग्राफ नीचे सर नीचे की ओर। सीखते हैं x पावर 4 का ग्राफ, तो x पावर 4 का ग्राफ बेटा यहां से आएगा नीचे और फिर यहां से हो जाएगा ऊपर, इधर भी यहां से नीचे और फिर यहां से ऊपर। ये x पावर 4 का ग्राफ हो गया आपका। सर इतना आसान है? हाँ जी, x पावर 4 का ग्राफ है। मैं आपसे बोलूं x पावर 6 का ग्राफ बनाओ तो आप क्या करोगे? डिक्रीज इंक्रीज। अब x पावर 6 जो होगा इसमें सबसे ज्यादा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाके सबसे ज्यादा ऊपर होगा, क्योंकि पावर बढ़ा दिया, पावर बढ़ा दिया तो सबसे ऊपर। लॉजिक बहुत सिंपल है। सर ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है? ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। बेटा ये जो नंबर्स हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो नंबर्स हैं ये -1 और 0 के बीच के नंबर, 1 के बीच के नंबर्स हैं, लाइक -0.7, 0.7, 0.8। इनका पावर आप जितना ज्यादा करोगे वैल्यू उतना ही कम आएगा। अग्री करते हो इस बात से बेटा लोग? यस सर यस सर। पक्का एग्री करते हो ना कि सर ग्राफ आप वैल्यू, आप देखो 0.1 ले लो, 0.1 का पावर 1 0.1 होता है, 0.1 का पावर 2 0.01 होगा सर, 0.1 का पावर 4 कर दो सर ये और कम हो जाएगा। तो इस रीजन में ग्राफ नीचे आता है, लेकिन 1 से ज्यादा के लिए अब मैं 1 का पावर मैं 2 ले लिया, 2 का पावर 2 4 होगा, लेकिन 2 का पावर 6 अलग हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसीलिए -1 और 1 के बीच में ग्राफ नीचे आता है पावर बढ़ाने पे, और 1 के बाद ये सारे जो ग्राफ है ना बेटा ये 1 के बाद वाले ग्राफ है, 1 के राइट वाले ग्राफ है। तो जब पावर आप बढ़ाते हो 1 से ज्यादा होता है तो ग्राफ ऊपर आने लगता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भैया अब मुझे आप x पावर 6 का ग्राफ बनाओ, तो आप मुझे बताओगे बेटा x पावर 6 कैसा होगा? कितने लोग समझ पा रहे सर? यहां में नीचे होगा सबसे है सबसे इधर नीचे और इधर सबसे ऊपर। यस सर इस साइड भी ये नीचे और ये ऊपर, डिक्रीज इंक्रीज। बना लोगे बेटा लोग? परफेक्ट। तो ये हो गया x पावर 6 का ग्राफ। चलिए अब सीखते हैं x पावर इवन का ग्राफ। सॉरी x पावर इवन हो गया ना, x पावर ऑड का ग्राफ सीखते हैं। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, कौन सा ग्राफ था? 4th। 5वां ग्राफ सीखते हैं x पावर ऑड का। बताइए बेटा सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा जिसका ग्राफ आपको मालूम है? x पावर 3 1 छोड़ दो आप। x पावर 3 मालूम है? हाँ जी सर मालूम है। ग्राफ कैसे होता है सर? ग्राफ ये रहा सर, ग्राफ आपका
कर्व। ऐसा, फिर ये ऐसा। अब बेटे कौन कौन से नंबर्स मेरे थे ऐसे जिनको मेरे को फिक्स करना था? अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा लोग कि आप जब एक्स पावर इवन का ग्राफ ले रहे थे तो किसका ग्राफ आप बना रहे थे? डिक्रीज इंक्रीज के लिए मॉड का। लेकिन एक्स पावर ऑड में ना आप y इक्वल टू एक्स का ग्राफ को रिफरेंस लेंगे। तो सर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मेरा ये रहा। दिख गया सबको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ? Yes, sir. यस सर। जो पिंक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का है, व्हाइट ग्राफ है जो y इक्वल टू एक्स पावर 3 का है। अब बेटा ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है और ये कौन सा नंबर है? ये वाला 1, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है ना। देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखकर देखो, दोनों में y का वैल्यू 1 आएगा। 0 एंड ये कौन सा नंबर है बेटा? -1। अब ये किसके लिए डिवाइड, ये किसके लिए बनाए जाते हैं? रेफरेंस के लिए कि सर कौन सा रूल फॉलो करना है, तो उल्टा दीदी। तो माइनस यहां से शुरू हो जाएंगे, डी आई फिर डी फिर आई। 4 रीजन दिख रहे हैं ना आपको? एक -1, फिर एक 1 और फिर एक ऊपर देखो यहाँ पे डी Yes, sir. आई डी आई। तो चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं x पावर 5 का ग्राफ। x पावर 5 का ग्राफ इस रीजन में डिक्रीज। देखो मैं ग्राफ बनाकर दिखा रहा हूं ना, डायरेक्ट बनाकर दिखाई दे रहा हूं आपको। ये ऐसा आएगा, डिक्रीज इंक्रीज खुद से सोचते जाना। ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा। कितने लोगों को दिख गया? तो ये लो ग्राफ किसका है बेटा लोग? y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 का ग्राफ है सर। आप लिख भी सकते हो डिक्रीज, डिक्रीज मतलब ग्राफ नीचे, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। डिक्रीज इंक्रीज ऊपर वाले ग्राफ से देखते। अब मान लो बेटा किसी ने आपसे आकर पूछ दिया कि भैया x पावर 7 का ग्राफ बनाओ, x पावर 9 का ग्राफ बनाओ। चलो x पावर 9 का ग्राफ कैसे हो जाएगा बेटा? सर x पावर 9 का ग्राफ देखो ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होके फिर ये नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? ये ग्रीन वाला ग्राफ बेटा x पावर 9 का ग्राफ है। नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? सर आ रहा है। Sir, आ रहा है समझ में। अब मैं आपको बोलता हूं x पावर 7 का ग्राफ बनाना है। तो मुझे बताओ जरा x पावर 7 का ग्राफ यहाँ पे कहां पे दिखेगा आपको? Sir, x पावर 9 और x पावर 5 के 9। बीच। Yes, sir. परफेक्ट, वेरी गुड। तो अब देखिए ग्राफ में बना रहा हूं, काफी खूबसूरत यार। ये ग्राफ यहां पे ऐसा जाएगा, दिख रहा है बेटा सही से? यस सर। ध्यान से देखो, दिखेगा बीच में ग्राफ। यहां पे आने के बाद ऐसा दिख जाएगा। Yes, sir. दिख गया सारे बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू एक्स पावर 7 का ग्राफ है। 7. एक्स पावर 7 का ग्राफ है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ग्राफ देखकर बताइए कि 0 से 1 में सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे ऊपर है। Yes, sir. तो बताइए Yes, sir. सबसे बड़ा कौन है बेटा 0 से 1 में? मैं लिख रहा हूं इन x, अच्छा मैं ऐसा लिख रहा हूं when, अरे रे 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 क्या हो गया? हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब x मेरा 0 से लेकर के 1 के बीच में है तो सबसे बड़ा कौन बेटा? सबसे ऊपर ग्राफ, सबसे ऊपर कौन सा है? सर ये पिंक वाला ग्राफ। Y ये- is equal to X. ये वाला x बड़ा है किससे? x पावर 3 से। से x पावर 3 किससे बड़ा है? x पावर 5 से। 5 से x पावर 5 किससे बड़ा है? x पावर 7 X से। पावर 7 x पावर 7 किससे बड़ा है? सर x पावर X 9 पावर से। 7. और क्या ये सिलसिला ऐसा चलता रहेगा? हाँ सर चलता रहेगा। Yes, sir. अब मैं आपसे बोलता हूं कि जब x मेरा -1 से छोटा है तो बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? -1 से छोटा, -1 से छोटा मतलब इधर की ओर।
मतलब ये वाले ग्राफ, ये देखो ये तो ये वाले जो एक्स की पावर 9 जीरो के बीच वाले ये वाले ग्राफ बता रहे हैं। सबसे छोटा कौन बेटा, जो सबसे नीचे है ना, y equals to x. एक्स सबसे बड़ा कौन, एक्स की पावर 9 सबसे बड़ा x पावर 9 है। एक्स की पावर 7 Right. सबसे बड़ा वो की बेटा जो सबसे ऊपर हो, तो सबसे तो y ऊपर इज इक्वल टू x X. x, इसके बाद एक्स की पावर 9 7 x पावर 3 ना, 3 x पावर 3, x पावर 5, x पावर 7, x पावर 9। 7 आएगी। बात नहीं समझे? सर समझ गए। एक्स की पावर 3 समझ गए सर। लेकिन कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर ये होगा x होगा, सुना ध्यान से, अरे देवा हटो भी यहाँ, x पावर 3, x पावर 5, x पावर 7, x पावर 9। सबसे बड़ा कौन है बेटा, x का ग्राफ सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा हो गया। लेकिन क्योंकि ये रीजन नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है वही सबसे ज्यादा छोटा होता छोटा होता है ना। -100 छोटा है -90 से, मानते हो कि नहीं इस बात को? Yes, है। sir. यस सर। यस सर। छोटा है ना। तो ये कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। देखो ग्राफ ऊपर देख लो, सबसे ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये पीला वाला नीचे, फिर ये ब्लू वाला नीचे, फिर ये ग्रीन वाला नीचे। तो जो सबसे ऊपर वो सबसे बड़ा। अब चलो Yes, x का वैल्यू -2 रखकर देख लो। अगर आपको देखना है कि सर ने सही पढ़ाया कि गलत, तो बेटो एक काम करो ना, x का वैल्यू -2 रखकर देख लो। ये हो जाएगा -2, -2 बड़ा है -8 से, -32, -128, -512, यही होगा ना -2 आप रखोगे तो। सही है कि गलत है बेटा? -2 बड़ा है कि नहीं -8 से? हाँ सर। जो सबसे ज्यादा छोटा दिखता है वही सबसे बड़ा होता है नेगेटिव में। 2 सबसे ज्यादा छोटा दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव में तो सबसे बड़ा हो गया ये। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो अब मैंने आपको क्या सिखाया कि ग्राफ दे करके आप इनइक्वालिटीज भी डिसाइड कर सकते हो कि सर कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि जब x मेरा, ध्यान से समझना है आपको, जब x मेरा, हाँ जी, जब x मेरा -1 और 0 के बीच में है, सबसे बड़ा कौन? एक्स की पावर 9 x की पावर 9। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर x पावर 9 बड़ा है x पावर 7 से, ये बड़ा है x पावर 5 से, ये बड़ा है x पावर 3 से, और ये बड़ा है x से। अब ये आप बोलोगे सर ये डॉट 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 क्यों छोड़ा है? क्योंकि बेटा x पावर 11 आएगा, x पावर 13 आएगा, x पावर 15 आएगा, ऐसे आते रहेंगे ये लोग। यस सर। आप इस रीजन में देखिए, जब x मेरा -1 और 0 के बीच में है बेटा, तो ग्रीन वाला सबसे ऊपर है सर। तो ग्रीन वाला सबसे ऊपर मतलब सबसे बड़ा है वो। फिर उसके बाद ब्लू वाला आ रहा है, फिर उसके बाद येलो वाला आ रहा है, उसके बाद व्हाइट वाला आ रहा है, उसके बाद पिंक वाला आ रहा है। क्या ग्राफ देख करके कुछ दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। Yes, sir. बाकी बच्चे गायब, कितने कितने लोग भाग गए? 9 बच्चे भाग गए। यस अब मंत्र पढ़ रहा हूँ बेटा कि लोग गायब हो जाएंगे, आप बताइए जरा। ऐसा कोई मंत्र पढ़ रहा हूँ क्या? ऐसा मैं स्वाहा स्वाहा चलिए जी, तो मैंने पॉलिनोमियल ग्राफ डन कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन सा है? रैशनल। Rational. रैशनल। तो रैशनल आप पढ़ेंगे कल, पॉलिनोमियल पढ़ा दिया है ना। टाइम अपने पास है नहीं, आधा अधूरा पढ़ा के मजा आएगा नहीं। बाकी ग्राफ मैं बेटा लोग, Yes, sir. अरे